Hello students, so far I have recorded 4 lectures of this chapter. This is 5th one and the name of the lecture is Electromagnetic Spectrum. In lecture number 3 and 4, in lecture number 2 and 3 which was Hertz experiment and Maxwell equation, we have studied that variable electric field can produce magnetic field and variable magnetic field can produce electric field. And in lecture number 4 which was last lecture, in that lecture we studied that how can we produce electromagnetic wave with the help of oscillating charge. एक ऑसिलेटिंग चार्ज की हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आपको याद होगा 10th क्लास में आप सभी ने एक स्पेक्ट्रम पढ़ा था. प्रिज्म से जब लाइट बाहर निकलती है तो 7 कलर्स एमिट करती है, तो उसका आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा था. दैट वाज द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. वो लाइट जिसको आप देख सकते हैं उसका वो स्पेक्ट्रम है. आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम कैसा होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में हमने वेव को कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और वो कैटेगरीज किस बेसिस पे डिवाइड की गई हैं? वो कैटेगरीज हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं वेव्स की, उनके हिसाब से उनको कुछ नाम दिया हुआ है. ठीक है. तो आज हम उन वेव्स के बारे में पढ़ेंगे. हम उनका सोर्स पढ़ेंगे कि सोर्स क्या है उनका, मतलब कैसे वो पैदा होती हैं, और फिर हम ये पढ़ेंगे कि वो जो वेव्स हैं वो उनका यूज़ क्या है हमारी लाइफ में. वो अगर हमने जनरेट की है या हमें वो सन से मिल रही हैं तो उसका यूज़ क्या है. ठीक है. इससे पहले कि मैं स्पेक्ट्रम आपको पढ़ाऊं, स्पेक्ट्रम कंप्लीटली टैबुलेटेड फॉर्म में होगा. एक टेबल बनाएंगे हम, 7 वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे हम उसमें. उससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं. वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम वेव्स की स्टडी करेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो एक चीज अगर हम देखें कि लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, और हमने कहा है कि लाइट क्या है? लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो लाइट की अगर स्पीड क्या होगी? इट विल बी डिनोटेड बाय c एंड दिस विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो नाउ अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं विच इज ए वेव, तो वेव की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस क्या होगी? द डिस्टेंस ऑफ द वेव विल बी इट्स वेवलेंथ. वो उसकी वेवलेंथ होगी. दैट विल बी डिनोटेड बाय लैम्डा. वो लैम्डा से डिनोट होगी. ठीक है. डिवाइडेड बाय टी, एंड 1/t इज व्हाट? नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी. सो इट विल बी न्यू लैम्डा. सो द स्पीड ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू न्यू लैम्डा. दिस रिलेशनशिप शुड बी रिमेंबर्ड. ये आपको याद रखनी है कि जो भी लाइट की स्पीड आएगी आपके पास वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीपल के इक्वल होगी, और इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ और 10⁸ ऑर्डर का आना चाहिए. क्या बात समझ में आ गई? तो इस ऑर्डर का आना चाहिए इनकी स्पीड. अब हम टैबुलेटेड फॉर्म में अलग अलग वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं. देखिए टेबल बनाते हैं. सो स्टूडेंट्स ये टेबल है. अब इस टेबल में हम देखिए क्या क्या लिखने वाले हैं. दिस विल बी द सीरियल नंबर. दिस इज नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. This is its frequency, which will be in hertz. Frequency will be measured in hertz. Second, wavelength, which will be measured in meter. Next, source. Source क्या होगा और उसके बाद उसके uses क्या होंगे. So ये चीज़ें हमें पढ़नी है. तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5
6 एंड 7। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हैं। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट इज गामा रेज। गामा रेज, गामा रेज, these are, it will be represented by the symbol gamma. Next is X rays, अगली क्या होंगी X rays, then ultraviolet rays। ये जो अरेंजमेंट किया जा रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी में किया जा रहा है। इनकी फ्रीक्वेंसी, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो यूवी रेज। नेक्स्ट फोर्थ वन इज विजिबल रेज, और आई कैन से विजिबल लाइट। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड, नेक्स्ट इज माइक्रोवेव्स, and next one is radio waves। चलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम हो गए। ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें पढ़नी है। अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस बार सीबीएसई एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंसी पूछ ली थी, 2 रेस पूछी थी और उनकी फ्रीक्वेंसी पूछ ली थी। तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पूछी जा सकती है, आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी देखिए, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी होती है 10⁹ टू 10⁻23 हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। इस रेंज में गामा रेज हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर एक्स रेज की बात की जाए, सो एक्स रेज विल बी ऑफ 10⁻16 टू 10⁻20 हर्ट्ज। ये एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट यूवी रेज, यूवी रेज विल बी ऑफ द ऑर्डर 10⁻14 टू 10⁻17 हर्ट्ज। ये यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट विल बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 हर्ट्ज। अब अगर हम इंफ्रारेड की बात करें, सो इंफ्रारेड विल बी हैविंग रेंज 10⁻12 टू 10⁻14 हर्ट्ज। नेक्स्ट माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स की होती है 10⁻10 टू 10⁻12 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट आर दी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स देखिए, रेडियो वेव्स स्टार्ट हो जाती हैं 10 से और 10 से लेकर 10⁻12 हर्ट्ज तक ये होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि माइक्रोवेव्स भी रेडियो वेव्स में ही आती हैं कुछ पार्ट, और रेडियो वेव्स अलग अलग तरह की होती हैं। शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स। फॉर एग्जांपल आप जो रेडियो स्टेशन यूज़ करते हैं, पहले आकाशवाणी आया करता था, तो आकाशवाणी की जो रेंज हुआ करती थी वो बहुत कम होती थी। वो कितनी होती थी? 1600 किलो हर्ट्ज। कितनी? 1600 किलो हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी। लेकिन अब हम जो सुनते हैं, जो हम सिग्नल सुनते हैं फॉर एग्जांपल एफएम में, तो वो क्या है? दैट इज 92.7 मेगा हर्ट्ज। मेगा मीन्स 10⁶ हर्ट्ज। तो क्या समझ में आ गई? सो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज काफ़ी बड़ी है। शॉर्ट रेंज वेव्स भी हैं और लॉन्ग रेंज वेव्स भी हैं, इसीलिए इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है, तो देखिए आप फ्रीक्वेंसी को आप याद कैसे करेंगे? आपको गामा रेज का याद होना चाहिए। गामा रेज में जो आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट इज 10⁻23, और उसमें कितना है? 4 पावर्स का उसमें डिफरेंस है। 4 पावर्स का मतलब क्या है? 10⁻9 से 19 से स्टार्ट होती है, 23 तक जाती है। सिमिलरली एक्स रेज में भी 4 पावर का ही डिफरेंस है, मतलब 4 पावर्स में रेंज चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद यूवी रेज की बात करें तो 3 पावर्स तक, मतलब 1000 तक चेंज हो सकती है। उसके बाद विजिबल फिक्स है। उसके बाद इंफ्रारेड में 2 मीन्स 100 हर्ट्ज तक चेंज हो सकती है। इसमें भी 100 तक चेंज हो सकती है, और इसमें 12 तक। तो आपको ऐसे याद रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं वेवलेंथ की। देखिए आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, वेवलेंथ अपने आप याद हो जाएगी। वो कैसे? उसी के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको बताया गया था।
c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और वैल्यू क्या आनी चाहिए आपको 10 टू द पावर 8 के ऑर्डर में वैल्यू मिलनी चाहिए दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए आपके पास यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या है, न्यू की वैल्यू है आपके पास 10 टू द पावर 19, ठीक है। और आपको देखिए c इज इक्वल टू क्या होता है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इज इक्वल टू आपको चाहिए 10 टू द पावर 8 ऑर्डर, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 8। तो न्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 10 टू द पावर 19 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 8 बाई 10 टू द पावर 19। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 11। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई? तो इट विल बी हैविंग रेंज फ्रॉम 10 टू द पावर माइनस 11। अब 10 टू द पावर 23 के लिए कैसे निकालेंगे, यहां पे रख दीजिए क्या 10 टू द पावर 23, तो 23 माइनस 8 विल बी माइनस 15 मीटर। क्या समझ में आ गई, आपको निकालने का तरीका आ गया। चलिए दिस इज हैविंग वैल्यू 10 टू द पावर 16, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 16 है। अब 10 टू द पावर 16 निकालनी है तो यहां रख दीजिए माइनस 16, तो माइनस 16 इंटू 8 इट विल बी हैविंग वैल्यू माइनस 8, तो 10 टू द पावर माइनस 8 और इसकी वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 12। क्या समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट 10 टू द पावर 14, तो यहां रेंज क्या हो गई, ये आपने क्या रख दी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 टू द पावर 14, सो 14 माइनस 8 विल बी हैविंग वैल्यू क्या माइनस 6, सो इट विल बी हैविंग वैल्यू माइनस 6, और 17 माइनस 8, सो इट विल बी हैविंग वैल्यू माइनस 11 मीटर। सारी वैल्यूज मीटर में आ रही हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। 10 टू द पावर 14 का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। 10 टू द पावर 12 का मतलब 12 माइनस 8 4, सो 10 टू द पावर माइनस 4। मैंने माइनस साइन किसके लिए लगाएंगे, माइनस 12 प्लस 8, सो माइनस 4 2। 10 टू द पावर 14 में से अगर 8 माइनस करें, सॉरी हाँ, तो 6 बचेगा, तो 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। चलिए 10 टू द पावर 10 का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर माइनस 2 टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। 10 टू द पावर, ये वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 10 यहां गिवन है, 10 अगर गिवन है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी हैविंग वैल्यू। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 10 है, और ऊपर क्या है 10 टू द पावर 8 है, सो इट विल बी 10 टू द पावर माइनस 1, सो इट विल बी हैविंग वैल्यू 10 टू द पावर 7। तो ये वैल्यू स्टार्ट हो गई क्या 10 टू द पावर 7 से लेके कहां तक 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर तक। तो ये बहुत बड़ी रेंज है किसकी, रेडियो वेव्स की। तो एक चीज यहां से जो समझ में आती है वो ये आती है कि गामा वेव्स की आपको निकालने का तरीका तो आ गया कि फ्रीक्वेंसी आपको याद रहेगी तो उससे आप वेवलेंथ निकाल लेंगे अपने आप। और फ्रीक्वेंसी भी कैसे याद रखनी है कि गामा वेव्स की जो रेंज है वो चेंज होगी किसके, 10,000 के ऑर्डर में। 10 टू द पावर 19 माइनस 20 टू द पावर 23 क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 4, दैट मीन्स 10,000। तो 10,000 के ऑर्डर में चेंज होती है, 10,000 का मतलब 10 टू द पावर 4 के ऑर्डर में। ये एक्स-रेज अगेन 10 टू द पावर 4 के ऑर्डर में चेंज होती है, ये 10 टू द पावर 3 के ऑर्डर में। ये इसी तरह से आपको याद रखना है, और अगर ये याद हो गई तो ये अपने आप निकाल लेंगे, रटने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अब बात करते हैं सोर्स की कि सोर्स क्या क्या होगा। सोर्स से पहले जरा डिस्कस करते हैं हम गामा रेज और एक्स रेज के बारे में। देखिए गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और जिस भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ अपने आप में ही कम होती है। देखिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये कोई वेव है, अब फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, वो कुछ ऐसी होगी वेव, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेव कुछ ऐसी होगी। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम ज़्यादा है, वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम कम है। क्या समझ में आ गई बात? तो ये वेव इतनी सारी साइकिल्स को बहुत सारे डिस्टेंस में कवर करने वाली है,
इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसी की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। आप देखिए, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और यहाँ आपने कोई डिवाइस लगा दिया, दिस इज डिवाइस, तो इस डिवाइस पे ये जो प्रेशर डालेगी इस डिवाइस पे, ये यहाँ पे आपने कोई डिवाइस लगा दिया, तो इस डिवाइस के सेंसर पे जो ये वेव प्रेशर डालेगी उसकी वजह से जो आपको सिग्नल मिलेगा वो ज़्यादा बड़ा मिलेगा, इसका मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे आपने डिवाइस लगा दिया तो ये वेव जो प्रेशर डालेगी इसके सेंसर पे उसकी एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अब बात करते हैं इसका सोर्स क्या होगा। तो गामा रेस का सोर्स होता है बीटा डिके। आप जब न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आप अल्फा डिके और बीटा डिके। बीटा डिके क्या होता है ये आप पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। चलिए, तो बीटा डिके इसका सोर्स है। यूजेस क्या हैं अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूजेस इसके क्या हैं ये पूछे जाते हैं। तो देखिए गामा रेस किन किन यूजेस में काम आता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में ये काम आता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में। और मेडिकल ट्रीटमेंट में भी क्या, जैसे कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें रेडिएशन जब दिया जाता है किसी को, रेडिएशन के द्वारा जब सिकाई की जाती है तो वो गामा रेस की हेल्प से ही किया जाता है। कैंसर का मतलब क्या हुआ, जब किसी को कैंसर होता है इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो मल्टीपली ग्रो करने लग जाते हैं, मल्टीपल वे में वो ग्रो करने लग जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स जब ग्रो करते हैं तो उनकी खासियत ये होती है कि वो रेड ब्लड सेल्स को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, वो उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो जब ऐसा होता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि उन वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म किया जाए, उनको कम किया जाए। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी हैं लेकिन एक लिमिटेड नंबर में ही ज़रूरी हैं। तो उस लिमिटेड नंबर तक पहुंचाने के लिए वापस से उनको बाकी सेल्स को जलाया जाता है। तो जलाने के लिए क्या काम होता है, क्या यूज़ किया जाता है, दैट इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन में ये ज़रूरी होता है। चलिए उसके बाद आते हैं एक्सरेज। एक्सरेज का सोर्स क्या होता है, एक्सरेज का सोर्स होता है डी एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन। डी एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्सिलरेट हो रहा है इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक जो बची हुई एनर्जी है वो जा कहाँ रही है। एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है। तो ये जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की कम हुई वो कहाँ गई, वो एनर्जी एक्सरेज के फॉर्म में जाती है, ठीक है। अब एक्सरेज का यूज कहाँ करते हैं हम, एक्सरेज का यूज करते हैं हम अलग अलग जगहों पे फॉर द स्कैनिंग ऑफ बोन्स। ब्रोकन बोन्स का पता लगाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा, हम एक्सप्लोजिव्स को फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं, जहां पे एक्सरे डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं मेट्रो स्टेशन पे या बड़े बड़े स्टेशंस पे या एयरपोर्ट पे, वहाँ एक्सरे स्कैनर्स लगे होते हैं। वो किस लिए हैं, वो एक्सप्लोजिव्स को स्कैन करने के लिए होते हैं कि एक्सप्लोजिव्स वहाँ पे है या नहीं है। बेसिकली क्या होता है, आपने अगर देखा हो तो उस चेम्बर से जब आपका ब्रीफकेस जाता है तो वहाँ पे जो एक मॉनिटर कर रहे होते हैं लोग, तो आप देखेंगे कि आपके ब्रीफकेस के अंदर अलग अलग जो चीज़ें हैं वो अलग अलग कलर में शो होती हैं। बेसिकली अलग अलग कलर में क्या शो होती हैं, एक्सरेज उसको स्कैन करती हैं और हर चीज़ एक अलग रेडिएशन एमिट करती है, हर चीज़। तब जब वो रेडिएशन एमिट करती है तो उसका कलर अलग अलग शो होता है। तो एक्सप्लोजिव्स का भी कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं, उसमें से जो कलर शो होते हैं वो कलर आपको दिख जाते हैं। जब वो कलर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो वहाँ पे अलार्म बज जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव्स को भी स्कैन करने के लिए काम आते हैं, टू स्कैन एक्सप्लोजिव्स।
चलिए नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज सन उसका सोर्स है, अच्छा खासा सोर्स है सन। दूसरा सन सोर्स है, इसके अलावा हॉट बॉडीज जो होती हैं, बहुत ज़्यादा हॉट बॉडीज जिनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, वो भी अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करती हैं। किस किस काम में आता है? एक बहुत बढ़िया काम है इसका, अल्ट्रा यूवी प्यूरिफिकेशन के नाम से एक वो टेक्नोलॉजी आई है जो किसमें, जो वाटर प्यूरिफायर्स में यूज़ की जाती है, यूवी प्यूरिफिकेशन। तो ये प्यूरिफायर्स में यूज़ होते हैं, यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर को प्यूरिफाई करने में इनका यूज होता है। चलिए तो इसके और यूजेस देख लीजिएगा आप। विजिबल लाइट का जो सोर्स होता है वो सन होता है या हॉट बॉडीज, बल्ब वगैरह। चलिए नेक्स्ट इंफ्रारेड का भी जो सोर्स है वो क्या है? हॉट बॉडीज ही हैं। अब इंफ्रारेड काम किस लिए करते हैं? इंफ्रारेड अलग अलग तरह से काम करते हैं। इंफ्रारेड एक तो काम होता है इंफ्रारेड का कि जो फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना। इंफ्रारेड लाइट रेज हमारी नेकेड आइज से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो होती हैं, ठीक है। तो कई जगह इंफ्रारेड लाइट रेज यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर वेपन्स के बारे में सुना हो तो जो गन्स इस्तेमाल होती हैं, उन गन्स से इंफ्रारेड लाइट रेज निकलती हुई दिखाई देती हैं। अब ये जो इंफ्रारेड लाइट रेज है एक्चुअली नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन अगर किसी को हिट करना हो तो उस इंफ्रारेड लाइट रेज की हेल्प से टारगेट को चूज किया जाता है कि टारगेट ये है, और टारगेट सेलेक्ट करने के बाद उसको हिट किया जाता है। ऐसे करने से जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है कि टारगेट पे ही हिट हो, ठीक है। तो इंफ्रारेड लाइट रेज वहां भी इस्तेमाल होती हैं। फिर दूसरा, कई जगह इंफ्रारेड लाइट रेज यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल बर्गलार अलार्म, जो चोर घंटी हुआ करती है, आपने मूवीज देखी होंगी, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। उसमें देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल धूम 2 आई थी या धूम 3 थी शायद, वो धूम 2 थी शायद। तो उसमें क्या था, वो जब ऋतिक रोशन उस तलवार को हटाता है तो वो लाइट रेज बहुत सारी पड़ रही होती हैं वहाँ पे। तो जब वो लाइट रेज कट जाती हैं तो सेंसर बजने लग जाता है। तो लाइट रेज हमेशा, ये इंफ्रारेड लाइट रेज ऐसी जगह भी यूज़ होती हैं। यहाँ पे सेंसर्स पे, अलार्मिंग सेंसर्स पे भी यूज़ होती हैं ये, ठीक है। टू डिटेक्ट फोर्जरी डिटेक्ट करने के काम आती हैं। टू डिटेक्ट फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, कम्युनिकेशंस के काम आती हैं। और उसके बाद सेंसर्स में लगाने के काम आती हैं। कम्युनिकेशन के काम कैसे आती हैं? देखिए, आज से करीबन 15 साल पहले, 15 या 14 साल पहले एक सेलफोन आया था मल्टीमीडिया, पहला इंडिया का मल्टीमीडिया सेलफोन था 6600। तो आज जो आप फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं ना, शेयर इट और शेयर मी की हेल्प से फटाक से ट्रांसफ़र कर देते हैं, या ब्लूटूथ की हेल्प से ट्रांसफ़र करते थे आज से 5-6 साल पहले तक। लेकिन 6600 में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी शायद नहीं थी, उसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी थी। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की हेल्प से फाइल्स को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र किया जाता था। ये टेक्नोलॉजी उस टाइम बिल्कुल नई थी, लेकिन ये किसी वजह से फेल हो गई उस टाइम पे। क्यों फेल हो गई? क्योंकि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी बहुत स्लो टेक्नोलॉजी थी। उसमें जो फाइल्स का ट्रांसफ़र हुआ करता था वो बहुत स्लो होता था। और दो चीज़ें, एक चीज़ और थी उसमें, वो ये थी कि ब्लूटूथ में आपको अगर फाइल ट्रांसफ़र करनी हो और आप एक रूम में हैं, बगल में आप दूसरे रूम में आपका कोई भाई है, उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन इंफ्रारेड में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फाइल ट्रांसफ़र नहीं होगी।
तो क्या आपको समझ में आ गई? तो इंफ्रारेड में सेंसर्स में यूज़ होता है, सैटेलाइट्स में यूज़ होता है सेंस करने के लिए कि कहाँ पे मिलिट्री पर्पसेस के लिए एंड नॉन मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इसका यूज़ होता है। चलिए अब आ जाते हैं माइक्रोवेव्स के लिए। अब माइक्रोवेव्स का सोर्स क्या है? सोर्स माइक्रोवेव्स का सोर्स क्या है? तो देखिए इसका सोर्स क्या है। माइक्रोवेव्स हमेशा एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स से, एक्सेलरेटिंग चार्जेस से जनरेट होती हैं, लेकिन एक्सेलरेटिंग चार्जेस को स्पेशल ट्यूब्स में एक्सेलरेट करवाया जाता है। चार्जेस को जब स्पेशल ट्यूब्स में एक्सेलरेट करवाया जाता है तो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब ये जो चार्जेस हैं वो कौन से स्पेशल ट्यूब्स में एक्सेलरेट होते हैं? वो ट्यूब्स होते हैं मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स। मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स में उनको एक्सेलरेट करवाया जाता है। तो देखिए चार्जेस या एक्सेलरेटिंग चार्जेस इन मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स, ठीक है। चलिए यूज क्या होता है इसका? ये रडार सिस्टम में यूज होती है। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार सिस्टम में ये यूज होती है मिलिट्री पर्पसेस के लिए एंड नॉन मिलिट्री पर्पसेस दोनों के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रडार सिस्टम को डिज़ाइन किया गया ताकि किसी एयरक्राफ्ट को हम हवा में ही देख सकें, हम उसको डिटेक्ट कर सकें कि वो आ रहा है हमारी साइड। तो रडार सिस्टम माइक्रोवेव पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो है वो एक्सेलरेटिंग चार्जेस की वजह से होती हैं, चार्जेस की वजह से। और रेडियो वेव्स बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए काम में आती हैं, कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, मैंने विजिबल लाइट का यूजेस टू सी द यूनिवर्स, टू सी द यूनिवर्स नहीं, टू सी द फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड को देखने के लिए इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यहाँ फ्रीक्वेंसीज हो गई, वेवलेंथ्स हो गई, और क्या हो गया? सोर्सेज हो गए, देन यूजेस हो गए। तो ये आपको पता होने चाहिए इनके सोर्सेज, इनके यूजेस आप और पढ़ लीजिएगा क्योंकि आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।